माँ, मैंने आपसे कहा ना कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। एक बार शादी करके देख चुका हूँ मैं, दोबारा मुझे शादी नहीं करनी माँ। माँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, ना वो लड़की ना कोई और लड़की, मुझे शादी करनी ही नहीं है, किसी से भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे वो लड़की पसंद है और मैं तेरी शादी उसी से कर पाऊंगी। मुझे वो लड़की पसंद है और वही बहू बनकर मेरे इस घर में आएगी और देखती हूँ मुझे कौन रोक लेता है। और जान ले अच्छे से तू, अगर तूने इस रिश्ते से इनकार किया या तो शादी के मंडप तक नहीं पहुंचा तो तेरी माँ शमशान घाट जरूर पहुंच जाएगी, सोच लेना। माँ, आप भैया की शादी के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? एक बार कितनी मुश्किल से तो हमें उस भाभी से छुटकारा मिला है, आप भैया की शादी फिर से करवा रही हो, फिर से दूसरी भाभी ला रही हो, और वो भी इतनी मोटी सी भाभी। सब लोग हमारा मजाक नहीं उड़ाएंगे माँ? तो और तेरा भाई, तुम दो की दोनों ही पागल हो। मुझे तो कुछ उम्मीद ही नहीं है मेरे बेटे से। पहले भी एक बार वो उस भिखारन को इस घर में ले आकर बैठा चुका है। कितनी मुश्किल से तो मुझे उस भिखारन से छुटकारा मिला है। उसके बाद इतनी मुश्किल से मैंने अपने मन से ये रिश्ता देखा है। वो लड़की मोटी भले हो, पर देखा है उसका घर परिवार कैसा है, उसका घर देखा है, उसके घर का एक कमरा मेरे पूरे घर के बराबर है। समझ में आ रही है तुम्हें कुछ? अरे इतना सारा रुपया दान दहेज मिलेगा ना कि जिसके यहाँ भी तुम्हारी शादी करूंगी ना, उसके यहाँ अगर उसका एक हिस्सा भी दे दूंगी ना, वो लोग तुम्हें अपने पलकों पर बिठा कर रखेंगे। मैं हमेशा ही अपने फायदे के बारे में सोचती हूँ, पर तुम और तुम्हारे भाई दोनों को मेरी बात समझ में नहीं आती। अरे हाँ माँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वाह, ये तो आप सही कह रही हैं। अच्छा हुआ वो पहली वाली भाभी से हमें छुटकारा मिल गया। गरीब भिखारन थी वो, उसके यहाँ से दहेज में भी कुछ नहीं मिला था। और ये भाभी तो बहुत बड़े घर की हैं। इनके पापा तो बहुत सारा दान दहेज देंगे। माँ, हमारा तो पूरा घर भर जाएगा। माँ, आप मेरी शादी में ना एक कार भी दे देना, जिससे ना मैं अपने ससुराल वालों के सीने पर चढ़कर राज करूँ। अरे तू चिंता मत कर, तू बस उस मोटी से अच्छे से व्यवहार करना। बस उसके सारे गहने, उसके सारे जेवर, उसका सारा सामान सब कुछ मैंने तेरे ससुराल में पहुंचा दिया ना, तो तू कहना। ठीक है माँ, मैं अच्छे से ही व्यवहार करूंगी। आप जैसे बोलोगी ना, मैं वैसे ही करूंगी। पहली बार भी तो आपने जैसा बोला था मैंने वैसा ही किया। तब जाकर हम भाभी को भैया की नज़रों में गिरा पाए थे। तब जाकर हमें उस गरीब भिखारन भाभी से छुटकारा मिला था। अब इस मोटी को आ जाने दो माँ। देखना, आप जैसे कहोगी ना, मैं इसके साथ वैसे ही व्यवहार करूंगी। मेरी प्यारी माँ, आपकी बुद्धि कितनी तेज है माँ। आओ बहू, इस नए घर में तुम्हारा स्वागत है बेटा। पर इस घर को तुम अपना पराया घर मत समझना। जानती हूँ कि दूसरे घर से आई हो तुम, पर अब यही तुम्हारा घर है और मुझे अपनी माँ जैसी समझना। और ये तुम्हारी छोटी ननद तुम्हारे लिए ननद नहीं, तुम्हारी बहन के समान है। मैं चलता हूँ, मैं अपने कमरे में चलता हूँ, बहुत थक गया हूँ मैं। जी माँ जी, बिल्कुल। आप लोग जब मुझे देखने आई थी ना, तभी मैं ये सोचकर बहुत खुश थी कि मेरे लिए एक भरा पूरा परिवार मिल रहा है मुझे। इतनी अच्छी सास माँ जैसी, इतनी अच्छी ननद बहन जैसी। हाँ भाभी, मुझे ना आप अपनी छोटी बहन जैसी समझना। भाभी, ये आपकी बिंदिया बहुत सुंदर है। सोने की है ना? कितने ग्राम की होगी लगभग? ये भी कोई पूछने की बात है? अभी पूछने वाली बात है ये? देख नहीं रही हो तुम्हारी भाभी अभी बाहर से आई है? ले जाओ, इन्हें अंदर बिठाओ और पानी वानी पिलाओ, ले जाओ। अच्छा माँ, अच्छा, ले जाती हूँ। चलो भाभी। ये मेरी बिटिया भी ना एक नंबर की लालचीन है। पता नहीं कब कहाँ शुरू हो जाती है, देखती भी नहीं। वो बहू अभी अभी नई नई आई है इस घर में। अभी अगर उसे पता चल गया कि ये हम लोग उसके गहने देख रहे हैं, तो वो समझ जाएगी कि हम उसे सिर्फ यहाँ पैसों के लिए लेकर आए हैं। हमारा व्यवहार वो ना समझे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्या बात हुई? आप मुझसे इतना दूर दूर क्यों भाग रहे हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं थी? क्या ये शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई है? मैं अच्छी नहीं दिखती या मैं मोटी हूँ, सिर्फ यही बात है क्या? आप मुझे पसंद नहीं करते थे क्या? ये शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई है? मेरी ही गलती है। मुझे समझना चाहिए था कि हो सकता है आप पर किसी तरह का कोई दबाव हो। आप मुझे शुरू से खुश नहीं दिखाई दे रहे थे। मेरी ही गलती है। पर मैं क्या करती? मेरे घर में इजाजत ही नहीं थी कि मैं आपसे पहले से बात कर सकूं शादी की, वरना मैं आपसे बात करके ये चीज क्लियर करना चाहती थी। पर मैं क्या करती? अगर मैं आपको पसंद नहीं थी तो आपको इस रिश्ते से इनकार कर देना चाहिए था। आपने क्यों नहीं इनकार किया? मैं सोच ही रही थी कि मुझ में इतनी बड़ी कमी है, मैं इतनी मोटी हूँ और आप जैसे हैंडसम इंसान मुझसे शादी करने के लिए क्यों तैयार हो गया? अब मुझे समझ में आ रहा है, शायद आपकी माँ और आपकी बहन ने आपके ऊपर दबाव बनाया। मुझसे गलती हो गई। अगर ऐसा था तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? गलती मेरी ही है। मुझ जैसी लड़की को इतना अच्छे पति का सपना नहीं देखना चाहिए था। मुझसे ही गलती हो गई, सारी गलती मेरी ही है। मैंने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं, सुनो, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, बात कुछ और है। तो फिर क्या बात है? आप ही बता दीजिए ना मुझे। बात दरअसल ये है, मेरी पहली पत्नी
प्रतिमा, मैं प्रतिमा को बहुत चाहता था, मैं प्रतिमा से बहुत प्यार करता था, पर पर क्या हुआ? मैंने सुना है कि आपका और उनका तलाक हो गया है, तो तलाक की वजह क्या थी? मैं भी ये चीज जानना चाह रही थी, बताइए ना मुझे। प्रतिमा एक नंबर की लालची और बदचलन औरत थी। वो इस घर में रहती जरूर थी, पर उसे हमेशा ज्यादा पैसे चाहिए थे और उसके संबंध अलग भी किसी से चल रहे थे। वो तो मेरी माँ और बहन ने मुझे समय पर आगाह कर दिया, वरना तो वो औरत पता नहीं क्या करती। उससे मेरा तलाक हो गया, पर मैं उसे बहुत चाहता था। मैं उसे आज भी भूल नहीं पाया हूँ, और फिर से किसी से जुड़ना ये इतनी जल्दी मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम्हारे मोटापे से या तुम्हारी सूरत से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो इतनी छोटी सोच रखे, पर मैं तुम्हें पत्नी का हक नहीं दे सकता, क्योंकि मैं जिसे अपनी पत्नी मानता था वो थी प्रतिमा, और मैं उसे अभी तक भूल नहीं पाया हूँ। वो एक नंबर की पागल औरत थी जो आप जैसे इंसान का प्यार न समझ सकी, जो उसकी याद में अभी तक तड़प रहा है। ऐसे इंसान का प्यार समझकर उसे पा न सकी, संभाल कर ये रिश्ता संजो कर रख न सकी। वो बेवकूफ़ थी एक नंबर की। आप उसके लिए अपना दुखी मत होइए, मैं समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, समय ज़रूर लगेगा, पर एक ना एक दिन आप मुझे स्वीकार कर ही लेंगे, ये मेरी भी यकीन है। माँ, ये क्या है? आपने तो मुझसे कहा था कि इतने बड़े घर की बेटी ला रहे हैं कि खूब सारे पैसे दान दहेज मिलेगा, और ये सब क्या है माँ? ये जो भी सामान मिला है ना, सब भाभी को मिला है। बेड और ड्रेसिंग टेबल और सोफा, सब कुछ भाभी के कमरे में गया, जो कुछ भी आया था। और भाभी ने मेरे लिए कुछ नहीं लाया, ना तो कोई गहना, ना ही ढंग के कपड़े। और जानती हैं आप माँ, नेक में भी मैंने जब भी मांगा है नेक ना, भाभी के हाथ से सिर्फ 500 रुपये ही निकले हैं मेरे लिए। 500 करके 3-4 बार की नेक मैंने 3000 रुपये निकाले हैं उनसे। पर माँ, अगर वो हर बार 1000 देती तो आज मेरे पास 6000 रुपये हो जाते। माँ, आपने तो कहा था कि बड़े घर की बेटी ला रही हूँ, खूब सारे पैसे देगी, उसके बाप को खूब सारा दहेज देंगे, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं माँ। वो तो दिन ब दिन कंजूस होती जा रही है। रुपए पैसे निकालने के टाइम पर तो उससे 1 रुपए भी नहीं निकलते माँ। अरे पागल, शांत हो जा, धीरे धीरे बोल। मैं जान रही हूँ अभी उसके बाप ने ज्यादा कुछ नहीं दिया है, पर तो ये भी तो सोच, उसके बाप के पास सिर्फ एक बेटी और एक बेटा ही तो है। तो सब अगर 50-50% भी दोनों में बंटवारा होता है तो आधा तो इसका ही है ना। तो अगर उसके बाप ने कुछ नहीं भी दिया है ना, तब पर भी आधा सब बहू का ही है। हमें बस उसे किसी तरह से उससे निकलवाना होगा। तू ना इस तरीके से अगर हर बात पर तेरा धैर्य होता रहेगा ना, तो एक दिन कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारी सारी चालें समझ जाए। और बड़ी बहू को तो वो बेवकूफ़ थी, मैंने किसी तरह से उसे निकाल दिया था इस घर से, पर इसे मत समझ बेवकूफ़। ये शुरू से ही विदेश में रहकर पढ़कर आई है, मोटी भले है पर उसकी बुद्धि बहुत तेज है। उसकी बुद्धि मोटी नहीं है, समझी? तो कुछ भी कहो माँ, मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे तो लगा था इस शादी में कम से कम कुछ ना हो तो मुझे 10,000 रुपये तो मिलेंगे ही। मिले क्या? तो सिर्फ 3,000 रुपये। भिखारन लग रही है मुझे ये इस घर में कुछ नहीं देने वाली। माँ, एक बात आप अच्छे से समझ लो, हम बेकार में ही इस मोटी को ब्याह करके इस घर में ले आए हैं। चिंता मत कर बेटी, अभी तो सिर्फ धैर्य धारण कर, उसके बाद धीरे धीरे देखना। अगर घी सीधी उंगली से ना निकला ना, तो मुझे उंगली टेढ़ी करना भी आता है। अगर इसने कुछ ना दिया ना, तो इस बारी से मार के ही चाहे मुझे इसकी सारी जायदाद लेनी पड़े, पर मैं वो भी करूंगी, तो चिंता मत कर। माँ, आपको जो भी करना है ना, जरा जल्दी करना। मेरी शादी के लिए भी आपको दहेज इकट्ठा करना है, और इस भाभी को देखकर लग रहा है कि इस मोटी के हाथ से कुछ निकलने वाला नहीं है। उसके हाथ के सवाल ही नहीं है, मैं खुद उससे निकलवाऊंगी, तो बस चिंता मत कर। और ना ही इतना जल्दी तू अधीर होया कर, धीरे धीरे करके मैं सब करा लूंगी। बस अगर तू यूं गुस्से में फूलती रही ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसे सारी चालों का पता चल जाए। समझ रही है ना तू? अरे बहू, हो गई सुबह तुम्हारी? उठ गई तुम? और ये क्या तुमने सलवार सूट पहन रखा है? चलो कोई बात नहीं, सलवार सूट ही पहन रखा है, कोई बात नहीं, हमारे घर में सब चलता है। बहू, क्या हुआ? क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं माँ जी, बस यूं ही तैयार होकर जरा बाहर आ ही रही थी। मुझे पता था आज वो चूल्हा पूजन की रस्म होगी ना, बस उसी के लिए तैयार हो रही थी। साड़ी पहनकर मुझसे किचन में काम होते नहीं है, इसीलिए मैंने आज सूट पहन लिया। और वैसे भी मैं सूट में थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हूँ, इसीलिए मैं सूट ही पहन लेती हूँ। अरे बहू, हमें इतना भी संकीर्ण सोच वाली मत समझो। हमारे घर में तुम जो चाहो वो पहन सकती हो। हमारे लिए जैसे मेरी बेटी, वैसे ही मेरे लिए तुम भी हो बहू। तुम्हें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो पहनो। और हाँ भाभी, आपको किचन में भी जाने की और कुछ भी पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली रसोई से ही करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो मेरी भाभी हो, आपको कभी खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मैंने इतनी अच्छी डिश बनाई है आपके लिए, पालक वाली दाल बनाई है, लो खाओ। बच्ची, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर अभी मेरा दिल नहीं कर रहा है खाने का, बाद में खा लूंगी। अरे ऐसे कैसे बहू? हमारी बहू हो तुम, हम तुम्हें यूँ भूखा थोड़े रख सकते हैं। चलो चलो बैठो, खाओ। खा लो बहू, खा लो।
अपनी ननद के हाथों का खाना है, बहुत ही मुश्किल से भाभीयों को मिलता है। खा लो खा लो। भाभी, मुझे तो खाना बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं कुछ ना कुछ ऑनलाइन वीडियो देख देख कर कुछ ना कुछ नया बनाती ही रहती हूँ। जैसे आज देखो ये पालक वाली दाल बनाई है, पर अब नहीं बना पाऊंगी। क्यों? जब तुम्हें पसंद है तो तुम जो काम पसंद है वो करना चाहिए। तुम बनाओ, बिल्कुल बनाओ। तुमने दाल भी बहुत अच्छी बनाई है। तुम अच्छी डिशेस बना लेती हो, बनाओ। क्यों नहीं बनाओगी? क्या ही बताऊं भाभी, वो मेरा। अरे चुप करो, अभी भाभी आई नहीं। भाभी के सामने अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया तुमने। जाओ जाकर झाड़ू वाड़ू लगाओ, घर में घर गंदा पड़ा हुआ है। यहाँ आकर खड़ी हो गई भाभी के सर पे, तो उनसे अपनी सारी दिल की बात कर ही देनी है। आज बाद में कर लेना, जाओ अभी। अरे नहीं नहीं माँ जी, ये मेरी बहन जैसी है। मुझे जानना है कि इसको क्या दुख है। बताओ तो मुझे, क्या हुआ, क्या है? भाभी, वो मेरा मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया है। क्या है ना भाभी कि ज़्यादा महंगा फ़ोन हम खरीद नहीं पाते। आप तो जानती ही हैं, भैया की सैलरी ही सिर्फ 35,000 की है, तो उसमें मैं क्या ही अच्छा मोबाइल ले लूँगी। बहुत मुश्किल से तो 3 साल पहले रक्षाबंधन पे भैया से बहुत जीत की थी, तो भैया ने एक एंड्रॉयड वाला फ़ोन ला कर दिया था। अब वो 2 साल में ही ख़राब हो जाता है। आप तो जानती ही हो कि 1 ही साल में वो बिगड़ जाता है। अब मेरा फ़ोन वो बिगड़ गया है। अब लेकिन मैं क्या करूं? माँ से मैंने कितनी बार कहा, पर माँ के पास पैसे ही नहीं हो पा रहे हैं। और भैया की इस बार उनके ऊपर इतनी टेंशन है कि मैं नहीं चाहती कि मैं उन्हें और टेंशन दूं। इसलिए जब मेरा फ़ोन ही नहीं चलेगा तो मैं क्या ही वीडियो देखूंगी और क्या ही डिशेस बनाऊंगी। कर लिया ना तूने खुलासा अपनी भाभी के सामने कि हम तुझे कुछ देते ही नहीं है। हाँ, नहीं तो अपना दुखड़ा क्या अपने घर की भाभी के सामने रोना जरूरी है? ये बेचारी तो अभी कल ही की आई है, इसे क्या पता कि हमारे घर में कैसी स्थिति है। नहीं माँ, मैंने तो बस ये सोचकर बता दिया कि भाभी भी तो हमारे घर की ही सदस्य है ना। अब ये हमारे घर का हिस्सा है, तो हमारी जो भी स्थिति हो, जो भी दुख परेशानी हो, सब भाभी को भी तो पता चलना चाहिए। बस ये सोचकर बता दिया। मुझे भाभी से पैसे नहीं चाहिए। हाँ, तो ऐसा सोचना भी मत, मैं ऐसा करने भी नहीं दूंगी। मैं बहू को तुझे पैसे देने ही नहीं दूंगी। मैं तो भाभी को अपनी भाभी नहीं, अपनी भाभी माँ समझती हूँ। बस इसीलिए इनके सामने अपना दुख निकल गया, क्योंकि जैसे मेरा दुख दूर करने के लिए आप सोचती हो ना माँ, वैसे ही भाभी भी मेरा दुख दूर करने के लिए सोचती है। आप जा यहाँ से। अरे नहीं नहीं, रुको बच्ची, रुको, मैं तुम्हें देती हूँ पैसे, तुम अपना मोबाइल खरीद लो। रहने दो भाभी, आप मुझे पैसे दोगी, मैं फिर से कोई एंड्रॉयड वाला फ़ोन खरीदूंगी, फिर वो 1 साल में ख़राब हो जाएगा। मेरी फ्रेंड बता रही थी कि एक बढ़िया फ़ोन आता है आईफोन करके, अगर उसको ले लो तो वो काफ़ी समय तक चलता है। तो मैं तो सोच रही थी इस बार अब थोड़े थोड़े पैसे जमा करके ना वही फ़ोन खरीदूंगी। वो कह रही थी कि उस फ़ोन को खरीदने के लिए मुझे अपनी किडनी बेचनी पड़ेगी। मैं बेच दूंगी एक किडनी, पर कम से कम वो जल्दी जल्दी ख़राब तो नहीं होगा। वो बता रही थी कि लगभग 60,000 का फ़ोन है वो। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं देती हूँ तुम्हें पैसे, रुको। देखा ना माँ, आपने मेरी एक्टिंग देखी ना? देखा आपने, एक नए फोन का पैसा निकलवा लिया मैंने भाभी से। जिस भाभी ने शादी में मुझे सिर्फ 3,000 दिए थे, वो आज मुझे 60,000 देने जा रही है। देख लो अपनी बेटी की बुद्धि का कमाल माँ। अच्छा अब चुप कर, वो पैसे लेकर आ ही रही होगी। ये लो बच्ची, 60,000 रुपए। भाभी, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था लेने का, पर आप इतनी खुशी से दे रही हो तो मैं ले रही हूँ। बहू, इसके ऐसे ऐसे जिद्दें मत पूरी किया कर, इससे बच्चे बिगड़ जाते हैं। अरे नहीं नहीं माँ, वो उसका शौक है, और जब बच्चों के शौक नहीं पूरे होते ना, बच्चे तब बिगड़ जाते हैं। अगर हम किसी तरह से उनके शौक पूरी कर सकते हैं तो फिर ठीक है। और वैसे भी उसने ज़्यादा मांगा ही किया था, एक फ़ोन के ही तो पैसे मांगे हैं। अब मैं तुझे क्या ही कहूँ, ये ननद और भाभी के बीच की बात है, मैं कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर है। शादी के बाद आज पहली बार अपनी सहेलियों से मिलने जा रही हूँ। हाँ, शादी करके जितना खुश होना चाहिए था उतना खुश नहीं हूँ मैं, पर कोई बात नहीं, मुझे पूरा भरोसा है एक दिन वो मुझे जरूर अपना लेंगे। मेरी जिंदगी में सारी खुशियाँ होंगी। परिवार भी मेरा अच्छा ही है, सास भी अच्छी है और ननद भी मेरी अच्छी ही है। बस सब कुछ भगवान इसी तरह से बढ़िया बना रहे। रुको रुको, कौन हो तुम और मुझे क्यों रोक रही हो? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं, यो मेरा रास्ता रोकने की वजह? अंकित जी की बीवी हो ना, मैं तुम्हें जानती हूँ। अंकित जी की नई बीवी हो ना तुम, पर तुम नहीं जानती कि तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं। तुम हो कौन और मेरे ससुराल वालों के बारे में तुम मुझे क्यों बता रही हो? तुमसे ज्यादा मैं जानूंगी, मैं उस घर की बहू हूँ, तुम्हें क्या पता? तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकती हो? और क्या नहीं जानती मैं?
तुम अपनी सास और ननद के बारे में नहीं जानती। अंकित जी बहुत अच्छे इंसान है, पर क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी सास और ननद कैसी है? एक नंबर की लालची औरत है दोनों। और अंकित जी की गलती बस इतनी है कि वो उन दोनों पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। और मैं उनके बारे में कैसे जानती हूँ, ये मैं तुम्हें बताती हूँ। क्योंकि क्योंकि अंकित जी की पत्नी तुमसे पहले मैं ही थी। ओहो, तो तुम हो वो बदचलन और आवारा औरत जिसकी वजह से अंकित जी की जिंदगी बर्बाद हो गई और वो इतना टूट गए तुम्हारी वजह से। तुमसे कितना प्यार करते थे वो, और तुम बदचलन कहेंगी। तुमने अपना रिश्ता किसी और के साथ रखा, और लालची भी थी तुम। उनके घर वालों से पैसे लूटती थी। एक नंबर की दुष्ट औरत थी तुम। तुम्हारी वजह से अंकित जी की जिंदगी बर्बाद हो गई। आज तक वो खुद को संभाल नहीं पाए हैं तुम्हारी वजह से। मैं तुम जैसी औरत का शकल भी नहीं देखना चाहती। हट जाओ मेरी नजरों के सामने से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्या अंकित मुझे आज भी याद करते हैं? तुम मुझे चाहे जो भी समझो, मैं आवारा, बदचलन, लालची, चाहे जो भी बोलो, मैं सब सुनने को तैयार हूँ। पर ये बताकर कि अंकित जी मुझे आज भी याद करते हैं, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं बस तुमसे यही कहूंगी, अपनी सास और ननद की असलियत को पहचानो। और अगर जानना चाहती हो तुम अपनी सास और ननद की असलियत ना, तो तुम देखना धीरे धीरे वो खुद ही तुम्हारे सामने आ जाएगी। बस तुम उन्हें पैसे देना छोड़ दो। तुम एक रईस खानदान से आई हो ना, मुझे अच्छे से पता है कि वो लोग तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। बस एक बार इस ओर ध्यान देना शुरू कर दो, उन्हें पैसे देना बंद कर दो, फिर उनकी असलियत तुम खुद देख लोगी। और हाँ, एक बात और, वो दोनों कितनी लालची और कितनी बड़ी दुष्ट है ना, इसका पता तुम्हें चल जाएगा। पर तुम खुद सावधान रहना, वो लोग बहुत खतरनाक है। अपने परिवार के बारे में मुझे तुमसे सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम करो जो तुम्हारा दिल करे, मैं वो करूंगी जो मेरा दिल करेगा। हट जाओ मेरे सामने से। तुम मुझे कुछ भी कह सकती हो, पर ये बताकर कि अंकित जी मुझे याद करते हैं, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। सहेलियों के साथ घूमने जाने वाली थी, पर उस औरत ने मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया। हाँ, वो थी ही इतनी दुष्ट, तभी तो उसकी वजह से अंकित जी आज तक खुद को संभाल नहीं पाए हैं। सुनिए, रुकिए जरा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, सिर्फ 2 मिनट के लिए। क्या आप अपना कीमती समय मुझे दे सकते हैं? हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? पर मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि आप मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी नहीं चाहती। अगर आप इस रिश्ते को नहीं मानते तो मैं भी इस रिश्ते को नहीं चाहती कि आप जबरदस्ती निभाएं। मैं तो बस एक इंसान होने के नाते, एक लड़की होने के नाते आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ। क्या आप मेरे दोस्त बन सकते हैं? हम दोस्ती कर लेते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी में क्या हुआ, और आपकी बीवी वो इतनी दुष्ट निकली, ये बात आपको कैसे पता चली? मुझे ना आपकी पूरी कहानी जाननी है। बस आप मुझे अपनी दोस्त समझकर अपना दुख मेरे साथ बांट सकते हैं। मैंने सुना है कि दुख बांटने से दुख कम होता है। मुझे उस संबंध में कोई बात नहीं करनी। हाँ, पर मुझसे बताएंगे तो मैं एक लड़की होने के नाते आपको कुछ राय दे सकती हूँ। जैसे कि मैं आपको उस दुख से निकालने में थोड़ी आपकी मदद कर सकती हूँ। फिर बेशक आप मुझे छोड़कर बाद में किसी और से शादी कर लीजिएगा। बस अपनी दोस्त समझकर मुझसे अपना दुख बांट लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं जानती हूँ वो एक नंबर की दुष्ट और मक्कार औरत थी जिसने आप जैसे इंसान को धोखा दिया। धोखेबाज थी वो, झूठी फरेबी कहीं की। उसके साथ तो बहुत बुरा होना चाहिए। उसे तो जीते जी शेर खा जानी चाहिए, है ना? जिससे उसने आपको दुख दिया है उसे तो जिंदा जलना चाहिए। बस बस, बहुत बोल लिया तुमने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में इतना कुछ कहने की? हाँ, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई? मैंने तुमसे कहा ना उसके बारे में कोई बात मत करना, तो मतलब कोई बात मत करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में इतना बुरा बुरा बोलने की? हाँ, मेरे साथ उसने जो किया है, तुम्हें क्यों इतनी जलन हो रही है? वो चाहे जो भी करे मेरे साथ, मैं बस ये चाहता हूँ कि वो दुनिया में जहाँ भी रहे खुश रहे। भले ही मुझे धोखा ही उसने क्यों न दिया हो, पर मैं उसका बुरा नहीं चाहता। तो कौन था वो जिसके साथ मिलकर उसने आपको धोखा दिया था? मैं नहीं जानता, मैं उस इंसान से कभी नहीं मिला। वो तो मैंने उसे अपने घर में देखा था, अपने कमरे से बाहर निकलकर जाते हुए मैंने उसे देखा था। बस एक बार? क्या आपकी बीवी उससे बातें करती थी फोन पर, या कोई और चीज जो आपको पता चली हो? नहीं, मैंने उसे कभी फोन पर बात करते हुए नहीं देखा। हाँ, पर मैं जब घर से बाहर जाता था तो वो लड़का इस घर में आता था, और वो खिड़की के रास्ते से घर में आता था, और वो दोनों साथ में रहते थे। उसके बाद वो लड़का उसी खिड़की के रास्ते से निकल जाता था। ये सब मुझे पता है। अच्छा, किसने बताया है आपको?
जाहिर सी बात है, जो लोग इस घर में रहते हैं, मेरी बहन ने और मेरी माँ ने, उन्होंने कई बार देखा है उस लड़के को आते जाते हुए। तो उन्होंने आपसे पहले क्यों नहीं बताया? तभी क्यों बताया जब आपने उस लड़के को पकड़ लिया? हाँ, तुम तो सीआईडीओ की तरह सवाल कर रही हो, मुझे नहीं पता। लेकिन वो लड़का उस दिन मुझसे टकराया था, इस घर के दरवाजे से निकलकर भाग रहा था, मैंने उसे पकड़ा था और पकड़े जाने पर उसने बताया था कि वो रोज यहाँ आता है मेरी बीवी से मिलने। पर मेरी बहन अक्सर मुझे ऑफिस में फ़ोन करती थी ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, उसकी भाभी अक्सर उससे कहती थी। अब मुझे पता चला बाद में जाकर कि वो पैसे किस लिए लेती थी, सब पता चल गया मुझे। मेरे ही पैसों पर दूसरे के साथ छी। मेरे जख्मों को और मत कुरेदो, मैं आइंदा से इस विषय पर कोई बात नहीं करना चाहता। अच्छा तो ये बात है। कहीं ना कहीं क्यों मेरा दिल मुझसे ये कह रहा था कि जो कुछ जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। उस औरत के आंसू मुझे सच्चे क्यों लग रहे थे? उसे अपनी कोई फिक्र नहीं थी, उसे बस इस बात की फिक्र थी कि अंकित जी कैसे हैं और उसे याद करते हैं या नहीं। अगर वो किसी के साथ होती तो आज उसे उसके साथ होना चाहिए। अब तो उसे जिंदगी की सारी आज़ादी मिल गई है, पर अब भी वो अकेले क्यों है? मेरा दिमाग ये खटक जरूर रहा था और आखिर सच्चाई क्या है अब मुझे पता चल ही गई। बहू, वो क्या है ना कि मेरी बेटी को देखने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं, तो वो जो तुम शादी में गहने पहनकर आई थी ना, वही सारे गहने पहनकर मेरी बेटी अगर मुँह दिखाई में चली जाएगी ना तो उसका रिश्ता फिक्स हो जाएगा। तो बहू एक काम करो, अपने वो सारे गहने निकाल ला दो। वो मेरे गहने हैं माँ जी, उसे पहनकर बच्ची क्यों दिखाएंगी अपने ससुर होने वाले ससुराल वालों को? अगर उन्हें बच्ची को पसंद करता है तो ऐसे ही करें बिना गहनों के। मैंने भी कौन सा गहने पहने थे जब आप लोगों ने मुझे पसंद किया था? तो हाँ बहू मैं समझती हूँ, पर हम लोग छोटे तबके के लोग हैं ना, हम अगर थोड़ा सा कुछ ज़्यादा दिखाएंगे तभी तो लोग हमारी बात समझेंगे, तभी तो लोगों को लगेगा कि ये लोग भी अमीर हैं, इनके यहाँ रिश्ता जोड़ा जाना चाहिए। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी एक अच्छे और बड़े घर में हो जाए, जैसे घर तुम्हारा है बहू। माँ जी, हमें सपने ना अपने हैसियत के हिसाब से ही देखने चाहिए। अरे बहू ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी ननद की शादी भी एक बड़े घर परिवार में हो, जैसे कि तुम एक बड़े घर परिवार से इस घर में आई हो? क्या हुआ माँ, भाभी गहने नहीं दे रही हैं क्या? नहीं, मैं अपने गहने नहीं दे सकती। क्या है ना कि मैंने अपने गहनों को लॉकर में रखवा दिया है, और होते भी ना तब पर भी ना देती। वो स्त्री धन होता है, वो सब कुछ मेरा है, मैं किसी को भी पहनने के लिए क्यों दूं? जब समय आएगा तो मैं खुद पहनूंगी उसे निकाल कर अपने लॉकर से, पर मैं नहीं देने वाली। आप लोग जैसे ओरिजिनल हो ना, ऐसे ही लोगों के सामने जाओ। झूठ बोलकर दिखावा करके कोई रिश्ता जोड़ भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? आगे जाकर वो रिश्ता टिकेगा थोड़ी। तो इसलिए हमें अपनी सच्चाई के साथ ही चलना चाहिए, हमें अपने दिखावे नहीं करने चाहिए। दिखावे से जुड़े हुए रिश्ते ज़्यादा नहीं टिकते, और मैं नहीं चाहती आगे जाकर ननद जी की शादी में कोई दिक्कत हो। मैं समझ गई भाभी, आपको मुझे अपने गहने नहीं देने हैं तो बहाना मत बनाओ। हाँ नहीं तो अगर आप मुझे अपने गहने दे देती तो वही गहने पहनकर मैं शादी भी कर लेती ना, अपने ससुराल भी लेकर चली जाती। क्या ही बिगड़ जाता आपका घर परिवार तो इतना रईस है, इतने रईस खानदान की हो आप तो दूसरे भी बनवा लेती। आपको क्या दिक्कत थी? आपको तो चाहिए था कि मुझे नए नए गहने बनवा दो उसी तरह के, पर नहीं, आप तो मुझे अपने पुराने भी देने को तैयार नहीं हो। आप तो पहली वाली भाभी से भी ज्यादा कंजूस निकली। बस चुप कर, क्या क्या बोलती जा रही है तू? जा अपने कमरे में। बहू कोई बात नहीं, अगर तू हमारी मदद नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। ओहो अच्छा, अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे मुझे इस घर में क्या क्या चल रहा है। माँ, मैं उस भाभी को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप ना उसे मार दो, जान से मार दो, और उसकी सारी प्रॉपर्टी ना भैया को मिल जाए बस। और फिर मैं अपने पसंद के गहने खरीदूं और तभी मैं शादी करूंगी। मैं ना गहनों से लत फंद कर ही शादी करूंगी। जैसे भाभी इस घर में आई थी गहनों से लत फंद कर, वैसे ही मुझे भाभी के ही गहने चाहिए। आप माँ, आप उन्हें जल्दी से निपटाओ और उनके सारे पैसे मुझे दो। बर्दाश्त तो मैं भी अब से एक पल भी नहीं कर पा रही हूँ। बहुत ज्यादा ही नहीं चालाक हो गई है आजकल, तो 1 रुपए भी नहीं निकलता उसके हाथों से। अब तो बहुत हद हो गई है, तू सही कह रही है। मुझे इसका कुछ ना कुछ ठिकाना करना ही पड़ेगा। इसे मार दूंगी, फिर अपने बेटे की तीसरी शादी कराऊंगी। हाँ माँ, तो ये काम हम करेंगे कैसे? ये महारानी तो कोई काम ही नहीं करती, हम इसे मारें कैसे? अपने कमरे से बाहर निकलती है तो सिर्फ घर के बाहर जाती है। माँ, हम ये काम कैसे करें? अरे तो घर में चोरी भी तो हो सकती है, और चोरी चकारी में अक्सर लोगों की जान चली जाती है। तो चिंता मत कर, इस काम के लिए भी मैं उसी को चुनूंगी जिसने हमारी पहली बहू को इस घर से बाहर निकाला था। याद है ना? कौन था वो पंकज, जो हमारे गांव का है और थोड़े से पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। उसे तो सिर्फ उसकी रात की दारू का इंतजाम चाहिए उसे, और एक दिन की दारू के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो एक खून करना कौन सी उसके लिए छोटी बात होगी? मैं उसे तैयार कर लूंगी। पिछली बार वो मेरी पहली बहू का प्रेमी बन गया था, इस बार मैं उसे अपनी दूसरी बहू का कातिल बना दूंगी।
क्या हुआ भाभी, बड़ी टेंशन में लग रही हो आप। हाँ, वो अभी तक आए नहीं। मैं बस यही सोच रही थी उनके ऑफिस के आने का टाइम तो हो गया है। हाँ बहू, आता ही होगा, कहीं किसी काम में फंस गया होगा। अच्छा बहू, वो रात को ना बड़े वाले मंदिर पर रामचरितमानस का आयोजन है, तो वहीं पर जाना है। तो मैं अपनी बेटी के साथ जा रही हूँ, तो चलेगी नहीं। और वैसे भी बेटा, घर पर भी तो किसी को होना चाहिए, तो घर रहे। ठीक है, मैं और आंचल हम दोनों होकर आते हैं। सब मुझे छोड़कर चली गई अकेले। ओहो, तो यही है वो मोटी जिसका मुझे मर्डर करना है। मैं तो डर रहा हूँ इसे देखकर, कहीं कहीं ये मुझे ही ना मार दे। अरे इन लोगों को पहले से नींद की गोली वोली खिला देनी चाहिए थी। हे भगवान, अब आप ही मेरी रक्षा करना। काम करना तो जरूरी है, वरना रात की बोतल का इंतजाम कैसे होगा। कोशिश भी मत करना, समझे तुम। ये चाकू मारेगा मुझे, हाँ चाकू मारेगा मुझे। साले कुत्ते, तू तो वही है ना। अरे तू मेरी पहली बीवी का प्रेमी, और तू यहाँ मेरी दूसरी बीवी को मारने आया है। किसके कहने पर ये सब कुछ कर रहा है? हाँ, अब सब साफ 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 सच सच बता दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोल सच सच बोल, वरना मेरी पत्नी की कत्ल करने की कोशिश करने के जुर्म में तुझे अंदर करवा दूंगा। फिर असली के जो तेरे बीवी और बच्चे हैं ना, भूखे मर जाएंगे, सोच ले। और बोतल का इंतजाम तो जेल में होने से रहा। अब सच सच सारी बातें बक दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल बोल। आप यहाँ पर, उन लोगों ने तो कहा था कि घर में सिर्फ ये मोटी अकेले होगी, और आप लोग यहाँ यहाँ कैसे? मेरे प्रेमी हो, मैं तुम्हारे साथ थी। मैं तुम्हें अक्सर घर पर बुलाया करती थी, तुम्हें पैसे दिलवाती थी। बोलो बोलो ना। दीदी, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। और दीदी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपको मारने की कोशिश की। और आप दीदी, मैंने तो आपको कभी देखा भी नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। भैया प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। मैंने ये सब कुछ उस बुढ़िया और उस लड़की के कहने पर किया है। वो दोनों मुझे पैसे देती थी, मुझे एक रात के लिए मेरी बोतल का इंतजाम हो जाता था बस। इसलिए उन्होंने जो भी मुझसे करने को कहा मैंने किया। मैंने उनसे कहा भी था कि मैंने खून कभी नहीं किया है, पर उन लोगों ने कहा कि इसके बदले में वो मुझे इतने पैसे देंगी कि मैं महीने भर की बोतल फ्री में खरीद सकता हूँ। वो उन्होंने ऐसा कहा। भैया मैंने उनके कहने में आकर ये सब कुछ किया है। ओ माँ, मुझे तो लगता है अब तक उसने हमारा काम कर भी दिया होगा। गई वो मोटी इस दुनिया से, अब उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारी। यही है वो दोनों, माँ और बेटी। हाँ हाँ भैया, यही है वो दोनों। वाह माँ वाह, बहुत अच्छा सिला दिया आपने मेरे विश्वास का। और तुझे मैं अपनी छोटी बहन, अपनी बेटी जैसे समझता था, और तूने मेरे साथ ये सारा खेल खेला। अगर माँ गलत थी तो तुझे माँ को समझाना चाहिए था, और तू आग में घी डालने का काम कर रही थी, अपने दहेज का इंतजाम कर रही थी। अरे बहन, इतनी स्वार्थी तो दुनिया में कोई बहन नहीं होगी जितनी तू निकली, दुष्ट कहीं की। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तुम इस पे भरोसा कर। ये सब वो पहली बहू की चाल है। हाँ, ये सब पहली बहू की चाल है। बस करो माँ जी, और कितना झूठ बोलोगी आप। आपने मेरी जिंदगी पहले ही बर्बाद कर दी, और अब आप अभी भी आपको अपना ही झूठ की पड़ी है। अब तो सच बोल दो माँ जी। ये लोग यहाँ सच नहीं बोलेंगी, ये लोग सच बोलेंगी जेल जाकर। अब मैं अभी पुलिस को फोन कर रहा हूँ। हाँ, मैं अभी पुलिस का नंबर लगा देती हूँ। अरे नहीं, आप लोग पुलिस को फोन मत करो, मत बुलाओ पुलिस। मेरे पास इन लोगों की कॉल की रिकॉर्डिंग्स भी है, सारी चैट है, सब कुछ है, सारे सबूत है मेरे पास। इन दोनों ने ही मुझे पैसे दिए थे। बेटा ऐसा मत करो, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ ना। मुझे जेल भेजते हुए तुम्हें जरा सी भी दुख नहीं होगा? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, और ये तुम्हारी बहन है। इसकी तो पूरी जिंदगी पड़ी है ना, पूरी जिंदगी इसकी बर्बाद हो जाएगी अगर ये जेल जाएगी तो। फिर कौन शादी करेगा इससे? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो बेटा? और मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये तुम्हारी बहन है, हम तुम्हारा परिवार है बेटा। मैं मानती हूँ कि मैंने पहली बहू के साथ ऐसा किया क्योंकि तुमने अपने मन से शादी की थी, और वो एक भिखारी लड़की थी, उससे हमें कुछ नहीं मिला, इसलिए हमने तुम्हारी दोबारा शादी करवाने के लिए ऐसा किया। और दोबारा जब ये दूसरी बहू आई तो इसने भी हमें पैसे देने से धीरे धीरे करके मना करने लगी, तो इसलिए हमें इसकी जान लेनी पड़ी। इसलिए हमने इसकी जान लेने की कोशिश की बेटा। पर ये मरी तो नहीं है ना, दो की दोनों जिंदा है। इसलिए बेटा माफ कर दो हमें। भैया मैं तो आपकी बहन हूँ ना, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप तो हमेशा कहते थे कि मैं आपकी लाडली हूँ, और फिर भैया हमने गलत ही क्या किया है? जी, ना पहली भाभी आपके लायक है और ना ही दूसरी भाभी। पहली भाभी भले ही अच्छी हो, ठीक ठाक हो, पर क्या फर्क, इनके पास पैसे ही नहीं है। और जो दूसरी भाभी है ये मर जाएंगी अगर, तो इनकी सारी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। मैं तो अभी से आपको यही समझा रही हूँ भैया। वैसे भी वो मोटी है, उनके साथ रहकर आपको करना ही क्या है? भैया छोड़ दो उन्हें, और या मार दो उन्हें। बस बहुत बोल लिया तुमने।
तुम्हें मैं छोटी समझता था, तुम इतनी दुष्ट हो, साजिश करता हो तुमने ही माँ का दिमाग खराब करके रखा हुआ है। तुम्हारा ना जेल जाना बहुत जरूरी है। तुम किसी के घर की शोभा बनने लायक नहीं हो, वहां जाकर भी यही सारी साजिशें करोगी तुम ना जेल जाने लायक हो। मैं अभी पुलिस को फोन कर रहा हूँ, पुलिस को फोन करो। मैंने ऑलरेडी फोन कर दिया है, पर वो बस आते ही होंगे। तुम दोनों ने ना एक रात की बोतल का इंतजाम करने के चक्कर में मुझे भी जेल भिजवा दिया। चलिए आप सब, पुलिस आ गई है, बाहर लेडीज पुलिस भी खड़ी है। चलिए चलिए शांति से चलिए, वरना लेडीज पुलिस आपको घसीटते हुए लेकर चलेंगी। चलिए। मैंने तो जो किया पैसों के लिए किया। तुमने कानून तोड़ा है, पैसों के लिए किया हो चाहे जिस भी लिए किया हो। चलो। अंजलि, तुमने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख आज दूर कर दिया। मैं हमेशा से चाहती थी कि अंकित जी को मेरी सच्चाई का पता चले। तुमने आज इनको धोखे से निकालकर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद पूरा कर दिया। मैं जानती हूँ अब इनकी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। भगवान तुम दोनों को हमेशा सुखी रखे। मैं ये बात सोचकर हमेशा खुश रहूंगी कि अंकित जी को तुम्हारे रूप में एक अच्छा जीवन साथी मिला। रुको, रुक जाओ, रुको, यहाँ से तुम नहीं, मैं जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि अंकित जी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मैं नहीं चाहती कि मैं दो प्यार करने वालों के बीच में आऊँ। और जिस शादी की तुम बात कर रही हो ना, ये शादी कभी शादी थी ही नहीं। ये सिर्फ इनकी माँ और बहन के द्वारा किया गया सिर्फ एक स्वार्थ का नाटक था जो खत्म हो चुका है। मुझे सारी सच्चाई का पता चल चुका है। अंकित जी तुमसे बहुत प्यार करते हैं और ये तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते, इसलिए तुम इनके साथ रहो। ये शादी नहीं थी, ना तो इन्हें नहीं मुझे इस शादी से कोई उम्मीद नहीं थी। भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। मैं अंकित जी को जल्द ही तलाक दे रही हूँ और तुम अंकित जी के साथ शादी कर लो और तुम दोनों एक खुशी और अच्छा जीवन बिताओ, यही मेरी इच्छा है। हाँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें आज तक भूल नहीं पाया था। तुम ही मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। अपनी माँ और बहन के बहकावे में आकर मैंने तुम्हारे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, तुम्हें इस घर से निकाला, तुम्हें तलाक दे दिया। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आइंदा से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हें भले ही अपनी जिंदगी से निकाल दिया हो, पर तुम्हें कभी भूल नहीं पाया। कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ किया। आपने अपनी माँ और बहन पर अंधा विश्वास किया जिस कारण ये सब कुछ हुआ। मैं जानती हूँ, पर इंसान अगर अपनों पर ही विश्वास न करे, जिस माँ ने उसे जन्म दिया उस पर न करे, बहन पर न करे, तो फिर किस पर करे? आपकी जिंदगी में ये लोग इतना गलत करेंगे आपने कभी नहीं सोचा रहा होगा। मैं जानती हूँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझ पर विश्वास किया। तुम्हारी वजह से आज अंकित जी को मेरी सच्चाई पता चली और हम दो पिछड़े लोगों को मिलाने में तुम्हारा इतना बड़ा योगदान रहा। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम दोनों हमेशा साथ रहो और खुश रहो, मेरी बस यही इच्छा है। आप अपने बीच में कभी किसी को मत आने देना। बहुत मुश्किल से भाग्य ने तुम्हें ये साथ दिया है कि तुम दोनों एक दूसरे के हो सको। अब एक दूसरे से दूर मत जाना, यही मेरे लिए तुम लोगों का सबसे बड़ा तोहफा रहेगा और तुम लोगों का किया हुआ सबसे बड़ा वादा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया दोस्तों तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।